अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है डार्क एनर्जी क्या होती है और डार्क मैटर से क्या मुराद ली जाती है कॉस्मोलॉजी में। तो देखते हैं सबसे पहले डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी बुनियादी तौर पे एक हाइपोथेटिकल फॉर्म है एनर्जी की जो हम कहते हैं एग्जिस्ट करती है एक नेगेटिव रिपल्सिव प्रेशर। बिल्कुल बिहेव करती है अपोजिट टू द ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी अगर सन की है तो वो सन ज़मीन को अपनी जानिब खींचेगी। मगर जब हम डार्क एनर्जी की बात करेंगे कि तो एक ऐसी एनर्जी की बात होगी जो उसके ग्रेविटी के मुखालिफ लग रही होगी। तो इस तरीके का एक आपके पास हाइपोथेटिकल फॉर्म है एनर्जी की। अब हुआ क्या, 1990s के अंदर एक चीज़ तो बड़ी क्लियर थी कि हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, एक्सपेंशन हो रही है। और आपकी इतनी एनर्जी डेंसिटी है कि वो इस एक्सपेंशन को रोक सकती है और रिकोलैप्स हो सकता है। मगर आपके पास इतनी थोड़ी-सी जो की एनर्जी डेंसिटी है, ये इसे रोकने से फैलने से रोक नहीं पा रही थी। तो ग्रेविटी के पास इसे स्लो ज़रूर कर दिया था एक्सपेंशन को जैसे-जैसे वक़्त गया। अब इसका मतलब ये है कि ये जो स्लोइंग है ऑब्ज़र्व नहीं हुई थी। थ्योरेटिकली आपकी यूनिवर्स क्या कर रही थी, उसे स्लो होना चाहिए था। मगर यूनिवर्स अब फुल ऑफ मैटर है और अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस मैटर को अपनी जानिब क्या करती है, पुल करती है। तो ये एक माज़ी का जो हमारा कांसेप्ट था वो था ये सारे का सारा कि आपके पास जो यूनिवर्स है एक्सपैंड हो रही है, ये पहले से माना गया, मगर ग्रेविटी की वज़ह से उस एक्सपेंशन को स्लो होना था और थ्योरेटिकली होना था, मगर वो प्रैक्टिकली नहीं था, यानी वो स्लो नहीं हो रही थी। अब 1998 में 2 टीम्स थी एस्ट्रोनॉमर की, उन्होंने देखा कि आपके पास एक ऐसी चीज़ पता चली जो इस पुरानी बात से मेल नहीं खाती थी, यानी उसके साथ मैच नहीं करती थी। रिसर्चर सुपरनोवा को स्टडी कर रहे थे तो दूर की किसी गैलेक्सीज़ में हो रहा था। तो डिस्टेंस गैलेक्सीज़ जो मूव कर रही थी, वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही थी करीब वाली गैलेक्सीज़ की निस्बत से। यानी कि यूनिवर्स ना सिर्फ एक्सपैंड कर रही थी बल्कि एक्सेलरेट कर रही थी। यानी कि उसकी स्पीड तेज़ हो रही थी जित वो दूर वाली गैलेक्सीज़ में। तो ये तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता था। हम तो मान रहे थे कि यूनिवर्स को स्लो होना चाहिए। यहाँ पे तो एक्सेलरेशन आ गया, तो कोई भी उसकी रीज़न नहीं जानता था। फिर बात चलेगी दोबारा एल्बर्ट आइंस्टाइन पे। उसने आपके पास कहा कि एम्प्टी स्पेस कुछ भी नहीं होती। स्पेस में अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको शुरू से यानी समझना चाहिए। अब जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आइंस्टाइन ने डिस्कवर की थी वो थी आपके पास मोर स्पेस कम इनटू एक्जिस्टेंस। ये आगे चल के अभी हम देखते हैं। तो आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसका एक वर्जन था इस जिसमें कहा था कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, हमने ये पीछे देखा है। तो उसका एक सेकंड प्रेडिक्शन थी कि एम्प्टी स्पेस पोजेस इट्स ओन एनर्जी, जिसे हम अब डार्क एनर्जी का लफ्ज बोलेंगे जिसके लिए। और ये जो डार्क एनर्जी है ये प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस की होती है। जैसे जैसे स्पेस एक्सपेंड करेगी, मोर स्पेस आएगी बनेगी, तो ये आपकी एनर्जी यानी वहां पे अपीयर होती चली जाएगी। तो इसके नतीजे में ये जो एनर्जी है ये काज़ कर रही है एक्स यूनिवर्स को एक्सपैंड करने के लिए तेज़। अब किसी ने भी नहीं यानी आपके समझा था कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट वहाँ पे क्यों है? तो अब आपके पास इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो राइट वैल्यू होगी वो आपको एक्सेलरेशन ऑफ यूनिवर्स हमें समझा पाएगी। अब देखते हैं कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को हमने डिफाइन ऐसे किया था कि होमोजेनियस एनर्जी डेंसिटी है जो काज़ कर रही है एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स टू एक्सेलरेट। आइंस्टाइन ने इसे एक एरर के तौर पे लिया था। क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो स्टैटिक यूनिवर्सल मॉडल था। मगर अब तो ये तो एक्सपेंशन वाला सीन चल रहा है ना। तो अब उस वक़्त के जो कॉस्मोलॉजिस्ट थे जिसमें इडगेंटन है, लेमार्टे है, उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये कांस्टेंट बहुत अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि यही वो किरदार अदा करेगा जो बताएगा एक्सेलरेटिंग का, स्पीड ऑफ यूनिवर्स का। तो इस कांस्टेंट को फर्स्ट फॉर्म ऑफ डार्क एनर्जी के तौर पे देखा गया जो एक्सपेंड यानी अनएक्सप्लेन्ड रेट ऑफ एक्सपेंशन बता रहा है। फिर डिस्कशन जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट में जारी रही 20वीं सेंचुरी तक, इस कांस्टेंट ने की रोल प्ले किया स्ट्रक्चर मालूम करने में। जो यूनिवर्स के मॉडल बने थे आइंस्टाइन की इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए, उनमें से बहुत सारे मॉडल डिस्क्राइब किए गए जो कर्वेचर ऑफ यूनिवर्स बताते थे। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की डिफरेंट वैल्यूज आई। अब जो आपके पास थ्योरेटिकल मॉडल में जब हम फिट करते हैं इसकी वैल्यू, तो कॉस्मोलॉजिकल तो साइंटिस्ट को पता चला कि 68% तो हमारी कायनात में डार्क एनर्जी है, 27% डार्क मैटर है और 5% नॉर्मल मैटर है। नॉर्मल मैटर वो जो गैलेक्सीज जो स्टार्स हम देख पाते हैं।
अब डार्क एनर्जी भी आपको पता लग गई, अब ये डार्क मैटर क्या है? डार्क मैटर हम कहते हैं कि ये ऐसे पार्टिकल्स का कंपोज़ मिलके बना है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट अब्ज़ॉर्ब करते हैं, रिफ्लेक्ट और एमिट नहीं करते। यानी वो आपके पास डिटेक्ट ही नहीं हो सकते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मदद से। तो डार्क मैटर को भी हम हाइपोथेटिकल मैटर कहते हैं कि साइंटिस्ट इसे अभी तक इस काबिल नहीं हुए कि लोकेट कर सकें और टेलीस्कोप की मदद से या किसी भी टेक्निकल मेथड की मदद से। अब आपके पास जो डार्क मैटर है वो एग्ज़िस्ट करता है अपने इफ़ेक्ट्स जो उसके इर्द-गिर्द के ऑब्जेक्ट्स पे लगता है, वो इफ़ेक्ट्स हम डायरेक्टली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो इसकी एग्ज़िस्टेंस आती है कि ये एक फ़ोर्स है जो ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट लगाती है मैटर के ऊपर इन विज़िबल यूनिवर्स। अब ज़रा इसकी एविडेंस देख लेते हैं। एविडेंस के लिए इसका डार्क मैटर जैसे मैंने कहा इफ़ेक्ट करता है मूवमेंट ऑफ स्टार एंड गैलेक्सीज़ को, कैसे? अब किट पैक नेशनल ऑब्ज़र्वेटरी है एरिज़ोना में, वहाँ पे आपके पास वीरा रूबन और उसकी को-वर्कर केंट फोर्ड थी। उन्होंने क्या किया रोटेशनल रेट्स निकाल रहे थे डिस्टेंस गैलेक्सीज़ के। तो वो आपके पास डॉपलर शिफ्ट निकाल रहे थे कि ब्राइट स्टार के जो लोकेट करता है हर गैलेक्सी का वेरियस डिस्टेंस पे मैग्नेटिक सेंटर से यानी उसके सेंटर के लिहाज़ से। तो उनके नताइज बड़े मज़ेदार थे। उनके मुताबिक जो स्पीड ऑफ स्टार्स थी, जो बाहरी एज के ऊपर थी, वो तकरीबन उतनी ही थी जो आपके गैलेक्टिक सेंटर के करीब वाले स्टार्स पे थी। यानी कि प्लूटो की स्पीड मरकरी की स्पीड का सिर्फ 1/10 थी। तो अब आपके पास यहाँ पे अगर आप इस ग्राफ से समझें तो सारी बात समझ आ जाएगी कि जो रोटेशनल स्पीड है स्टार की वो फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है। अब जो थ्योरेटिकल कर्व अगर आप यहाँ से देख सकते हैं तो ये ग्रीन कलर में जिसे मैंने लिखा है, तो ये थ्योरी के मुताबिक था कि आपके पास जो गैलेक्सी कंटेन करेगी मास वो जो विज़िबल है, तो उसकी जो ऑब्ज़र्व्ड रोटेशनल स्पीड है वो कम हो जाएगी जैसे-जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, यानी वो स्लो होती जाएँगी जैसे-जैसे हम किनारे पे जाएँगे। जबकि डॉट बता रहे हैं कि जो रोटेशनल स्पीड है वो कांस्टेंट है लार्ज डिस्टेंस के ऊपर भी, ये डॉट्स वाला तो कहानी ये चल रही है। तो अब ये जो एक्सप्लेनेशन थी फाइंडिंग ऑफ रूबन और फोर्ड की, ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स के साथ मैच करती थी। वो कहती थी कि टिपिकल गैलेक्सी में इतना ज़्यादा मैटर है जिसे जो हम देख रहे हैं इससे भी ज़्यादा है। तो विज़िबल पोर्शन जैसे मैंने पहले भी कहा सिर्फ 5% है टोटल का। तो इसके इज़ाफ़े में फिर इसका मतलब ये जो स्टडीज़ हो रही थी गैलेक्टिक रोटेशन की, बहुत सारी ऑब्ज़र्वेशन ने ये बताया कि हमारी यूनिवर्स एक मैटर में गुंदी हुई है, जिसे हम देख नहीं सकते। तो ये जो अनसीन मैटर है इसे डार्क मैटर का नाम दिया गया और ये कोई भी लाइट एमिट नहीं करता, हमेशा अगर एमिट करता भी है तो इसकी डिम इतनी होती है कि हम उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। अब जो नॉर्मल मैटर है जिसमें स्टार, प्लैनेट, डस्ट, मॉलिक्यूल्स हैं, इसे बारियोनिक मैटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना है। अब आपके पास इनका स्मॉल इलेक्ट्रॉन इतने छोटे होते हैं कि नेग्लेक्ट किया जाता है। तो आपके पास नॉर्मल मैटर जो है जिससे बर्न आउट स्टार है, डिम इंटरस्टेलर गैसेस हैं, ये भी हिस्सा है डार्क मैटर गैलेक्सीज का, मगर ये इतना थोड़ा है कि आप इसे आमतौर पर निग्लेक्ट ही कर देते हैं। फिर बाकी क्या है नॉन बारियोनिक डार्क मैटर, जो इसमें ना प्रोटॉन है ना न्यूट्रॉन है। हम जानते हैं हमारी कायनात में एक बहुत बड़ा हिस्सा न्यूट्रिनोस का है। अब न्यूट्रिनो का मास इंतहाई इंतहाई कम होता है, इलेक्ट्रॉन के लिहाज से भी इंतहाई कम होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिहाज से। मगर न्यूट्रिनो की तादाद इतनी ज़्यादा है कि टोटल मास न्यूट्रिनो का बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि सारा डार्क मैटर न्यूट्रिनो से ही मिलके बना है। तो हम क्या है कि इतनी ज़्यादा स्टडी करने के बाद अब तक आप बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल हैं जिन्हें डिटेक्ट किया है, मगर अभी बेशुमार रहते हैं। तो आपके पास वो जो अनडिटेक्टेड हैं, यानी रेस्ट मानते हैं कि उनकी मदद से आपका डार्क मैटर बना है और उनकी नेचर हमें मालूम नहीं है, क्योंकि हम उनके साथ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, वो सिर्फ़ ग्रेविटेशनली इंटरैक्ट करते हैं पार्टिकल्स के साथ। अच्छा, अब इसी चीज़ को जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, थोड़ा-सा एक और तरह से देखते हैं कि हमारा बेसिक कांसेप्ट क्या होता है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम में देखें, सन का एक मास है और उसके आपके पास इनर मोस्ट जो आपके मरकरी, वीनस हैं, वो तेज़ चल रहे हैं। जैसे-जैसे सूरज से फासला बढ़ता जाता है, प्लैनेट्स जो मोशन है कम होती जाती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल कम होता जाता है और आपके पास इस तरीके से हम कहते हैं कि वो स्लो होते जाते हैं। अब इसी एनालॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम कह सकते थे कि भई ये ब्राइट पार्ट है गैलेक्सी का जहाँ पे मास ज़्यादा है, जो आपके सेंटर के करीब है और गैलेक्सी के किनारे पे डिम एज है, तो इसका मतलब वहाँ पे मास ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होंगे वो स्लोअर चल रहे होंगे सेंटर के लिहाज से, जैसे प्लैनेट्स चल रहे थे।
मगर जब इस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया गया तो साइंटिस्ट को पता चला कि जो आपकी डिस्टेंस स्पाइरल गैलेक्सीज़ हैं, जो हमारी मिल्की वे भी स्पाइरल गैलेक्सी है और उनकी वेलोसिटीज़ के बीच में एक प्लॉट ड्रा किया तो आपको पता चला कि स्टार्स जो हैं वो हमारे प्लैनेट्स की तरह बिहेव नहीं कर रहे। यानी वो जो आपका गैलेक्सी आर्म है वो हमारे प्लैनेट्स की तरह बिहेव नहीं कर रहा। उन्होंने देखा कि स्टार जितनी भी दूर है, वो ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा स्पीड से चल रहा है जो हमने सोची हुई थी। तो ये सिर्फ़ तभी मुमकिन है कि अगर वहाँ पे और मास मौजूद हो, जैसे आपके पास गैलेक्सीज़ के सेंटर में था, जिसे हम तो अब इसके ये इस फैक्ट से हम अनएबल हैं उस मास को देखने के लिए कि जो कि एमिट नहीं कर रहा लाइट को, तो ये प्रेज़ेंस थी डार्क मैटर की। बात समझ आ गई? अब अगर कोई हमसे पूछे डार्क एनर्जी और डार्क मैटर में फ़र्क क्या है? तो डार्क मैटर वर्क करता है अट्रैक्टिव फ़ोर्स के तौर पे, यानी एक कॉस्मेटिक सीमेंट के तौर पे जो यूनिवर्स को बाँधे हुए है। और डार्क मैटर इंटरैक्ट करता है ग्रेविटी के ज़रिए। ये आपके पास रिफ्लेक्ट, अब्ज़ॉर्ब और एमिट नहीं करता लाइट को। जबकि डार्क एनर्जी एक रिपल्सिव फोर्स है, एंटी ग्रेविटी है, ये यूनिवर्स को एक्सेलरेट करने पे मजबूर करती है। तो ये दोनों में बुनियादी फ़र्क है। तो जनाब ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।